हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं केबीसी नैनो पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, वही प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके साथ ही ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो चुका है 1 से लेकर के 15 तक, और कौटिल्य जीएस का हो चुका है 1 से लेकर 11 तक। इस बार अभी तक कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट अभी नहीं आया है। अगर आएगा तो उसे भी मैं अपलोड कर दूंगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इजी है। इसे हम लोग देखने वाले हैं डिस्कशन के साथ। अगर ये वीडियो लंबी बन जाती है तो इसे फास्ट करके देखा करिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए। अगर पूछा जाए विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है तो गाजर में पाया जाता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक आयरन किस में पाया जाता है, लोहा किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है आयरन जो पाया जाता है सर्वाधिक पालक में पाया जाता है। पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। वही विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी सर्वाधिक आंवला में पाया जाता है। आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अब हम लोग इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, रतौंधी। या फिर कहें जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, जीरोप्थेल्मिया। ध्यान रखिएगा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। तो इसका नाम है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी नामक रोग। बेरी नामक रोग होता है। ध्यान रखिएगा। विटामिन बी2 का पूछा जाए, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन इसका नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से त्वचा है जो फटने लगता है। हमारे शरीर का जो त्वचा है वह फटने लगता है। वही विटामिन बी3 की बात की जाए तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन। इस सब का रासायनिक नाम याद रखा करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन बी3 का नाम है नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा में दाद होने लगता है। विटामिन बी4 की बात की जाए, सॉरी बी4 नहीं, बी5 की बात की जाए तो बी5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके कमी से क्या होता है? तो मंद बुद्धि होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगता है। वही विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नाम है। और इसकी कमी से एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। विटामिन बी7 की बात की जाए तो बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन बी9 का नाम क्या है? विटामिन बी9 को हम कहते हैं फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल कहते हैं। वही विटामिन बी11 पूछा जाए, विटामिन बी11, तो इसका जो रासायनिक नाम है यह है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, हिंदी पर ज़्यादा फोकस ना करिएगा। विटामिन बी12 की बात की जाए, विटामिन बी12 में पाया जाता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए विटामिन सी का क्या नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन डी का तो जानते होंगे, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। वही विटामिन डी2 का पूछा जाए, विटामिन डी2 का पूछा जाए तो इसका हो जाएगा अर्गो कैल्सीफेरॉल। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी2 का हो जाएगा अर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी3 अगर पूछा जाए, विटामिन डी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? जिसे हम सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी3 को हम लोग क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी3 का रासायनिक नाम है कोलेलिसिफेरॉल। 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 ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो अस्कर्बी होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस होता है। ध्यान रखिएगा। विटामिन ई का नाम है, रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन के की बात की जाए, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन।
विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो जनन शक्ति क्षमता जो होती है कम हो जाती है। और फिनोक्विनोन की कमी से, विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाए विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन है। वही कीड़ा याद रखिएगा, KEDA कीड़ा, ऐसे नाम रखिएगा केड़ा। तो इसका जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है किससे मिलकर के बना होता है, यह पूछा गया है, बताइएगा। यह बना होता है तांबा और टीन का, तांबा और टीन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पीतल किसका बना होता है, पीतल, तो यह तांबा और जिंक का बना होता है, तांबा और जस्ता का पीतल बना होता है। पीतल किसका बना होता है, तो तांबा और जिंक का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, जर्मन सिल्वर यह किसका बना होता है, तो यह बना होता है कॉपर, जिंक और निकेल का, कॉपर, जिंक और निकेल का। इसमें कॉपर जो होता है 60% होता है, वही जिंक जो है 20% होता है, निकेल जो है यह भी 20% होता है। जर्मन सिल्वर की बात हो रही है। अगर पूछा जाए रोल्ड गोल्ड तो जानते होंगे, जिसे झूठा सोना कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है, तो यह बना होता है कॉपर और एल्युमिनियम का, कॉपर तांबा और एल्युमिनियम का, जिसमें कॉपर की मात्रा 90% होती है और एल्युमिनियम की मात्रा कितनी परसेंट होती है, 10% होती है। रोल्ड गोल्ड को क्या कहा जाता है, झूठा सोना कहा जाता है। वही गन मेटल की बात की जाए, गन मेटल की बात की जाए, तो यह किसका मिश्र धातु है, तो यह है कॉपर, जिंक और टीन का, कॉपर, जिंक और टीन का। ध्यान रखिएगा, टीन का नाम क्या है, एसन, जेडन से हो जाएगा जिंक, जस्ता, कॉपर, तांबा। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए टाका चाहे शोल्डर, टाका या शोल्डर पूछा जाए, या किसका मिश्र धातु है, बताइएगा। तो यह हो जाएगा टीन और किसका, सीसा का, टीन और सीसा का मिश्रण है टाका जो है। स्टील पूछा जाए, स्टील किसका मिश्र धातु है, तो यह लोहा और कार्बन का, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, बताइएगा। तो यह हो जाएगा लोहा, Fe, क्रोमियम, Cr और कार्बन का, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान कौन करता है, तो कठोरता प्रदान करता है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील को कठोरता कौन प्रदान करता है, यह क्रोमियम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका तो राइट आंसर आप लोग को मिल गया होगा। पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है, पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड और भी जान लीजिएगा। चलिए मैं बता देती हूँ। अगर पूछा जाए एरोमीटर, AEROMETER, एरोमीटर से किसका मापते हैं, तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापते हैं, वायु या फिर गैस का। एरोमीटर से वायु या गैस का भार तथा घनत्व मापते हैं, किससे, तो एरोमीटर से। वही बात की जाए एनीमोमीटर से, अमीटर से पहले बताइएगा, अमीटर से क्या मापते हैं, पता होगा, विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो मापते हैं, यह मापते हैं अल्टीमीटर से। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, तो हवा की गति, एनीमोमीटर से हवा की गति। साथ साथ इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं, तो साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं,
मीटर से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पता होगा, हृदय की गति। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति। फैदोमीटर, फैदोमीटर इसे क्या मापते हैं? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करते हैं गैल्वेनोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव का अपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। वही पूछा जाए हाइग्रोमीटर, ये तो हो गया हाइड्रोमीटर। अब पूछ रहे हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इससे क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से तो वायुमंडल और मिट्टी की आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता या फिर मिट्टी की आर्द्रता को मापते हैं। ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? तो गाड़ी की दूरी, ऑडोमीटर से गाड़ी की दूरी। पायरोमीटर से, पायरोमीटर से सर्वाधिक जो तापमान है किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। रेन गेज की बात की जाए, रेन गेज तो यह वर्षा की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं रेन गेज से। विस्कोमीटर पूछा जाए, विस्कोमीटर, विस्कोमीटर इसे क्या मापते हैं बताइएगा? तो द्रव की श्यानता, द्रव की श्यानता को मापते हैं। अगर पूछा जाए विस्कोमीटर ये तो हो गया श्यानता। अब पूछा जाए एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर से हो जाएगा सूर्य की किरण की तीव्रता। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? बताइएगा किस पारिस्थितिकी में तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक जो भारत में पाया जाता है यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ पाया जाता है बताइएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है कहाँ पाया जाता है? यह जो पाया जाता है यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन पाया जाता है यह दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये सारा जो जगह है, अधिकांश जो जगह है वहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन, ध्यान रखिएगा। आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा जो होता है 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर होता है। आर्द्र पर्णपाती वन में 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। वही शुष्क पर्णपाती वन में 70 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा। सबसे वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे महंगी जो लकड़ियाँ देखने को मिलता है, सबसे महंगे लकड़ी, फल और वन जो है किस में आता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आता है। इसका जो एग्जाम्पल है यह है सागवान, शीशम, आम, यह सब किसका एग्जाम्पल है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण है। रेगिस्तानी झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तानी अगर पूछा जाए, रेगिस्तानी जो है मरुस्थल जो है कहाँ है? पौधे अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा राजस्थान वाला कुछ क्षेत्र हो जाएगा, कुछ गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पाया जाता है। इसे मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है बबूल, खैर, खजूर, बैर, नागफनी। यहाँ जो वर्षा होती है ये 70% से भी कम होती है, 70% से भी कम वर्षा होती है। इसके जो जड़ें होते हैं लंबे, पत्ते छोटे और नुकीले होती हैं, क्योंकि जल के लिए यह जड़ क्या हो जाती है? इसकी जो जड़ होती है लंबी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान और गुजरात वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। वही मैंग्रोव वन की बात की जाए, मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? यह डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ जो है क्या पाया जाता है? सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। सुंदरी नामक पौधा के कारण ही पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरी वन का अधिकांश की है इसका, सुंदरी वन ज़्यादा वहाँ पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सुंदरवन है। ध्यान रखिएगा। इसका जो झाड़ीनुमा समुद्र के नज़दीक अलवनीय जल में यह
पाए जाते हैं। आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका प्रयोग करते हैं? बताइएगा किसका उपयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लेंस में अपोजिट हो जाता है, अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। जब अगर उत्तल लेंस पूछा जाए, उत्तल लेंस, तब इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अपोजिट हो जाता है लेंस में। जबकि दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं? तो वाहन के साइड मिरर में करते हैं। और सड़क के किनारे जो लगा हुआ होता है लाइट, सड़क के किनारे जो लाइट लगा हुआ होता है, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार से छोटा होता है। वस्तु के आकार का छोटा होता है। वही अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अगर रहता है अवतल लेंस, अगर लेंस की बात होती तो इसे कह देते हम लोग अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ENT में करते हैं। ENT, आई, नोज, टिथ, आँख, नाक, कान, ये सब जांच करने में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? हजामत बनाने में तो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण जो है यह क्या होता है? इसका जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समतल दर्पण को भी थोड़ा देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, ध्यान रखिएगा। अब वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका जो प्रवर्तक सतह जो होता है यह समतल होता है। समतल होता है। समतल दर्पण पे अगर देखना होगा अपना शरीर, तो आईना होना चाहिए आपके शरीर का आधा। जैसे आपकी लंबाई है 6 फीट, आपकी लंबाई है 6 फीट, तो शीशा होना चाहिए 3 फीट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ये भी बताइएगा। समतल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं? छूट गया था। तो करते हैं पनडुब्बी वाले जो लोग हैं उसमें करते हैं। पेरिस्कोप में इसका प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप में इसका करते हैं। कैलेडोस्कोप में भी करते हैं। कैलेडोस्कोप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है यह अनंत होता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए पॉलीयूरेथीन का प्रयोग किसके में करते हैं? पॉलीयूरेथीन का प्रयोग किस में करते हैं? तो फोम बनाने में इसका करते हैं। पॉलीस्टाइरीन का किस में करते हैं? पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग डीवीडी केस में करते हैं। डीवीडी केस में करते हैं, रखने वाला जो होता है। और अंडा के डिब्बा बनाने में करते हैं। अंडा का जो डिब्बा होता है उसमें करते हैं। पॉलीएमाइड या कृत्रिम प्राकृतिक दोनों रूप में पाया जाता है। पॉलीएमाइड जो है प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क हो जाएगा, प्रोटीन ऊन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है। सेरिब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है। वृद्धों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है बताना है। चलिए यहाँ पे मस्तिष्क की चर्चा हो रही है तो मस्तिष्क का चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। मस्तिष्क, मानव के जो मस्तिष्क है इसे 3 भागों में बांटा गया है। मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आप लोग को पता होगा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग है। एक हो जाएगा सेरिब्रम,
सेरिब्रम। दूसरा हो जाएगा थैलेमस, गौर करिएगा, थैलेमस। और तीसरा जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यह जो भाग है यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम जो है यह सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिब्रम जो है यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। 66% जो हिस्सा है यह सेरिब्रम का है। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। किसे? सेरिब्रम को कहते हैं। यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है, 60% होता है। इसी के द्वारा ही जिज्ञासा, मेमोरी पावर, यादाश्त, जिज्ञासा, ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? तो सेरिब्रम। जो हम लोग को याद करने की शक्ति होता है ये किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम पे ही निर्भर करता है। अगर पूछा जाए थैलेमस, जैसे हम लोग को गर्मी लगना, बाहर का जो टेम्परेचर होता है, बाहर के वातावरण का जो अनुभूति हम लोग को करवाता है, ये थैलेमस के द्वारा ही होता है। जैसे कि गर्मी लगना, ठंड का लगना, चोट का लगना, जो बाहरी जो आभास होता है ये किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा होता है। बाहर का ज्ञान हमें थैलेमस के द्वारा मिलता है। वही हाइपोथैलेमस से हमको क्या पता चलता है? हाइपोथैलेमस से हम लोग को क्या पता चलता है? तो भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, नींद आना, ताप, अंदर का जो ताप का जो नियंत्रण है, अंदर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। थकान, प्रेम, घृणा, ये सब किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है। अब हमने बात कर लिया अग्र मस्तिष्क का, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम 66% है। इसके द्वारा जिज्ञासा, यादाश्त करने की क्षमता जो होता है, नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। बाहर का जो ज्ञान अनुभूति होता है यह थैलेमस के द्वारा होता है। जैसे गर्मी, ठंडा, चोट लगना, ये सब किसके द्वारा नियंत्रण होता है? थैलेमस के द्वारा आभास होता है। हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो भूख, प्यास, ये सब लगना हाइपोथैलेमस पे निर्भर करता है। और साथ ही अंदर का जो टेम्परेचर है जो निर्भर किस पे करता है? हाइपोथैलेमस से। चलिए अग्र मस्तिष्क को देख लिए। अब हम जानेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। मध्य मस्तिष्क का कितने भाग है? तो इसके भी 2 भाग हैं। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं। एक है कारपोरा और एक है सेरिब्रल। सेरिब्रल, जिसे कहते हैं पेंडिकल। जिसे क्या कहते हैं? पेंडिकल कहते हैं। कारपोरा का क्या कार्य है? ये देखने और सुनने में हमें मदद करता है। देखने सुनने में मदद करता है। देख सुन करके यह कहाँ पहुँचाता है? तो माइंड को सिग्नल देता है। देखने और सुनने में मदद कौन करता है? तो कारपोरा। सेरिब्रल की बात की जाए, पेडिकल की बात की जाए, इसके द्वारा जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड होता है को आपसी संबंध बनाए रखता है। स्पाइनल कोड के बारे में तो जानते होंगे, मेरुरज्जु के बारे में, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। तो यह जो सेरिब्रल है यह ब्रेन और स्पाइनल कोड को आपसी संबंध बनाए रखता है, कनेक्ट करके रखता है। अब जानते हैं पश्च मस्तिष्क को। अब इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है सेरिबेलम और दूसरा जो है यह होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम जो है यह बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो सेरिबेलम। अगर शराब पी लेता है आदमी तो क्या होता है? उसका सेरिबेलम जो है शांत हो जाता है, काम नहीं करता है। यह जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम है। जबकि सबसे बड़ा भाग कौन सा मैंने बताया था? सबसे बड़ा पूछा जाए सेरिब्रम हो जाएगा, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। आगे बढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में जानते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है? तो ये मेटाबॉलिक को नियंत्रित करता है। जैसे कि हम पाचन हमारे शरीर में होता है, श्वसन होता है और इस इत्यादि को कौन नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। ध्यान रखिएगा, ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकली हुई रहती है, 12 जोड़ी तंत्र निकली हुई रहती है। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं किसे? स्पाइनल कॉर्ड को ही, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। कहाँ पाया जाता है? रीढ़ में पाया जाता है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है। यह पाया जाता है बच्चों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव की बात हो रही है, तो पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। कितनी आवृत्ति होती है बताना है आप लोग को। इसे हम लोग सुन नहीं पाते हैं। यह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रसव जो ध्वनि है यह चमगादड़ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए बताइएगा इसका आवृत्ति कितना होता है। इसका जो प्रयोग करते हैं यह महंगा कपड़ा होता है, उसे सफाई करने में, महंगा घड़ी कपड़ा को साफ करने में, और भी ध्यान रखिएगा सोनार में इसका प्रयोग करते हैं। पराश्रव तरंग का प्रयोग किसमें करते हैं? तो सोनार में करते हैं। अब यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगर बात की जाए श्रव्य ध्वनि जिसे हम लोग सुनते हैं, श्रव्य तरंग, इसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। हजार को के भी लिखते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। वही बात की जाए अब श्रव्य ध्वनि की, तो जो नीचे चला जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, ये हम लोग नहीं सुन पाते हैं, या कुत्ता बिल्ली ये सब सुन पाते हैं। अब श्रव्य तरंग यह 20 हर्ट्ज से कम होता है। अगर बात किया जाए प्रसव तरंग यह हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए प्रसव तरंग को उत्पन्न करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रसव तरंग को उत्पन्न करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग करते हैं। दाब विद्युत प्रभाव का इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सोनार में करते हैं। किसी वस्तु को ढूंढने में इसका प्रयोग करते हैं। ध्वनि जो है, ध्वनि यह कौन सी तरंग है बताइएगा। ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है सर्वाधिक किसमें गमन करता है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आवृत्ति। अगर पूछा जाए ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं होता है, तो ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और अनुभार जो होता है, किसी भी गैस का जो अनुभार होता है उसका उल्टा प्रभाव देखा जाता है। जिसका अनुभार कम होगा उसमें ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी, ध्वनि की चाल अधिक होगी। और भी बात की जाए अगर ताप और घनत्व, ताप घनत्व और प्रत्यास्था, इस पर ध्वनि का सीधा प्रभाव होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, ध्वनि घनत्व अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। प्रत्यास्था ज़्यादा रहेगा, कठोर होगा तो भी क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ये सबके साथ ये सबके साथ सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सब के बढ़ने से बढ़ता है, इस सब के घटने से घटता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अनुभार पे उल्टा संबंध है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति हर्ट्ज में क्या मापते हैं, तो आवृत्ति। ऊर्जा को किस में मापते हैं, उष्मा को किस में मापते हैं, आप लोग बताइएगा। अगर पूछा जाए विमान की चाल हम मैक संख्या से हम ज्ञात करते हैं। तीव्रता जो है, तीव्रता ये किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है, जिसे पिच कहते हैं। सर्वाधिक पिच किसमें देखने को मिलता है, तो महिलाओं और बच्चों में मिलता है, उसका पिच अधिक होता है, तीक्ष्णता उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तारत्व का इंग्लिश क्या होता है, पिच। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसे कैसे याद रखिएगा, ती यहाँ आ रहा है और ती यहाँ, तो उल्टा कर दीजिएगा। जहाँ ती लगा हुआ है वहाँ ती नहीं आएगा, सिंपल सा आएगा आयाम। वही तारत्व में ती नहीं आ रहा है तो उसका आ जाएगा आवृत्ति। तीव्रता का आयाम हो जाएगा तारत्व, आवृत्ति। तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पे। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है बताइएगा? यह निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। इसे प्लीहा को क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को क्या कहते हैं? इसे कब्र का भी कहा जाता है। आरबीसी का समय काल कितना होता है? यह रहता है 100 से 120 दिन, 120 दिन। आगे बढ़ते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं फास्ट करवाती हूँ। अगर फास्ट बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, मैं उसे सुधार कर लूँगी। कपड़े साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है यह बताना है। यह किया जाता है सल्फोनेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है बताइएगा? यह बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन को देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। यह हो जाएगा CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? इसमें से बताइएगा विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका जो है वास्तव में इनमें क्या होता है? कौन सा एसिड पाया जाता है सिरका में, यह बताना है। तो सिरका में सर्वाधिक पाया जाता है एस्टिक एसिड। फॉलिक एसिड किस में पाया जाता है बताइएगा? फॉलिक एसिड किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है कीटों में। जो चींटी हो गया, चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड पाया जाता है। वही बात की जाए टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा? देवगिरी, शंकरदेव, वारंगल, रामचंद्र देव, होयसल, वीर बल्लाल, मधुरा, वीर पांड्य। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्र देव वारंगल के शासक नहीं थे। कहाँ के शासक थे? तो देवगिरी के शासक थे, जो कि गलत दिया गया है। होयसल, वीर बल्लाल, मधुरा, वीर पांड्या, देवगिरी, शंकरदेव। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। गंधार कला से रिलेटेड मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मजा करके देख सकते हैं। अगर देखे होंगे तो इससे आप आंसर सही बना सकते हैं। गंधार कला और मथुरा कला, गंधार कला और गंधार कला या फिर शैली कहें, गंधार शैली, मथुरा शैली या मूर्ति निर्माण कला की शैली है। मथुरा शैली और अमरावती शैली। गंधार शैली और मथुरा शैली जो है किसके समय में विकास हुआ था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय विकास हुआ था। गंधार शैली को क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक शैली किसे कहता है? गंधार शैली। इसमें सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है। यह काले भूरे रंग के होते थे, काले और भूरे रंग के होते थे। मथुरा शैली जो है, मथुरा के बारे में जानते ही होंगे। मथुरा शैली यह भी कुषाणों के समय में ही विकसित हुआ था, लेकिन मथुरा शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां देखने को मिलती है। और वही बात की जाए अमरावती शैली, यह किसके समय विकास हुआ था? तो सातवाहन वंश के समय में विकास हुआ था अमरावती शैली, जो कि इसमें जो मूर्तियां मिलती है या झुंड में मिलती है, इकट्ठे मिलती है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध की ही मूर्तियां देखने को मिलती है। चलिए अब इसे बनाइए। गंधार कला कब विकसित हुआ था? तो कुषाण के समय। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है, रुद्रदामन प्रथम, इसमें सुदर्शन झील की चर्चा मिलती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इसका लेकिन पुनर्निर्माण रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। अब बाद में स्कंद गुप्त के द्वारा भी किया गया है। ये तीनों का चर्चा इसमें मिलता है। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि अशोक ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इससे हमको ये जानकारी मिलती है जुनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा जो थी यह पश्चिम तक फैली हुई थी। मिलित पन्हो इनका हो जाएगा मिनेंडर। मिलित पन्हो का क्या हो जाएगा? मिनेंडर। तक्षशिला लेख यह हो जाएगा पथिक। तक्षशिला लेख पथिक। गंधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन। चलिए इसे मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 4 1 2।
जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यह था हुसैन शाह। हुसैन शाह। प्रथम शासक कौन था, यह बताइएगा आप लोग। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? यह था धर्मपाल। धर्मपाल। विक्रमशिला कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर में है। कभी कभी माइंड से निकल जाता है, भागलपुर में है। भागलपुर बिहार में है। वही गोपाल ने किस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। ये आप लोग बताइएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में। नालंदा में कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो राजा तक्ष ने बनाया था। राजा तक्ष ने बनाया था, जो कि कहाँ में है? पाकिस्तान में है। एक पहला विश्वविद्यालय था। नालंदा जो विश्वविद्यालय पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय है। इसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। महायान शाखा की ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? यह समझा जाता था गाय। गाय के लिए प्रयोग किया गया अघन्या शब्द, न मारने योग इसे समझा गया है गाय को। ऋग्वेद में ऋचाओं की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? ऋग्वेद। और इसमें मंडल की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। 9वें मंडल में किसकी चर्चा मिलती है? तो सोमदेव की चर्चा मिलती है। सोमदेव की चर्चा मिलती है। इसी वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है सावित्री को। कहीं दिया रहता है गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? तो यह ऐतरेय और कौस्तुकी। ऐतरेय और कौस्तुकी। और इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। क्या कहीं होत्रा दिया रहता है, होत्री कहते हैं। और यजुर्वेद का हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। और सामवेद का हो जाएगा पंचविश और षड्विश। गोपथ हो जाएगा अथर्ववेद का। 4 वेद हैं जिसमें 3 वेद को वेद त्रय कहते हैं। वेद त्रय कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद शामिल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं जिसमें वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है। सबसे पुराना जो वेद है यह है ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। यह किसने कराया था? तो यह कराया था दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग कौन से वंश की स्थापना किए थे बताइएगा? दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या है? मंगोल का शासक था चंगेज खान। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था। यह कहाँ का शासक था और किसके समय में भारत आक्रमण किया था और किसका पीछे करते हुए भारत के तटों पर भारत की सीमा तक पहुंच गया था? क्या पहुंच गया था? इसका राइट आंसर जगह तेमुचिन। इसका जो मूल नाम है तेमुचिन नाम है। यह मांगवर्नी का पीछा करते हुए कब पहुंच गया था? कब पहुंचा था? इल्तुतमिश के समय। मांगवर्नी है जो किसके दरबार में आ गया था? इल्तुतमिश से शरण लेने के लिए आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने इसे शरण नहीं दी थी। भारत कब आया था? यह आया था 1221 में। 1221 में। इसका जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी में हुआ था, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। या किससे जुड़े हुए थे बताइएगा? W.H. नेविल्सन जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन हुआ था। असहयोग आंदोलन
1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मध्यरात्रि में ही 0 आवर लगाया गया था और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था गुप्त रूप से। इसका जो नेतृत्व करते हैं मदन मोहन मालवीय करते हैं, जबकि एक महिला थी उषा मेहता जो रेडियो पर प्रसारण करने का काम करती हैं। इस समय बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर उन्हें फांसी देना था उससे पूर्व उन्हें दूध दिया गया था पीने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अब सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। यह कहने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। यह हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। देखना है बाजुओं में, एक है ना, उन्होंने बोला था देखना बाजुओं में। इनका जो नारा है, मैं भूल गई थी, इनका जो नारा है रामप्रसाद बिस्मिल का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर पूछा जाए कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था, यह बताइएगा कब हुआ था। यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 5 फरवरी 1922 को, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। कब ले लिए थे यह आप लोग बताइएगा। 6 दिन बाद ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 6 दिन बाद क्या हो जाएगा, 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था, जिसके कारण अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। और इसी के कारण से चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने का आदेश दे दिया गया था। इन्हें कब शहादत मिली थी चंद्रशेखर आज़ाद को? तो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क जो कि कहाँ है, इलाहाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र के कारण निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह जो लिपि हो जाएगा, यह हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। अशोक के जो शिलालेख मिले हैं ये चार लिपि में मिले हैं, जो कि पहला जो था ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि और तीसरा अरमाइक लिपि और चौथा जो था ग्रीक अरमाइक लिपि। जो ब्राह्मी जो लिपि है, जो भी भारत में अभिलेख अशोक के मिले हैं, वह जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि ही थी। यह जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। जबकि खरोष्ठी लिपि जो है यह पाकिस्तान के अभिलेखों में प्राप्त होती है। पाकिस्तान में अभिलेख प्राप्त हुए थे मानसेहरा और शहबाज गढ़ी अभिलेख। सर ए कोना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। और यह जो है यह 2 लिपि में लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। इसे एक बार क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा मतलब अभिलेख है जो 2 लिपि में लिखा गया था। तो यही है सर ए कोना अभिलेख। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से। और शहबाजगढ़ी कहाँ से मिला है? और मानसेहरा पाकिस्तान से, जो जिसका लिपि है खरोष्ठी। जो भी अभिलेख भारत में मिलेंगे ब्राह्मी में, जो अभिलेख पाकिस्तान में मिलेंगे वो खरोष्ठी हो जाएगा। और अरमाइक जो हो जाएगा अफगानिस्तान, और ग्रीक अरमाइक जो हो जाएगा ये अफगानिस्तान का जो पश्चिम सीमा जो लगती है वहाँ जो अभिलेख मिलेगा वह मिलेगा ग्रीक अरमाइक लिपि में। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। कब हुआ था यह आप लोग बताइएगा। अगर पूछा जाए दास प्रथा का अंत कब हुआ था? एलन ब्रो के समय में। और 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो के समय में सिंध को विलय किया गया था। मद्रास का विलय और कुर्ग का विलय कब किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। ध्यान रखिएगा। वही बात की जाए
लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड क्लाइव था। अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग था, जबकि वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। गौर करिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं बोली कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम गवर्नर बंगाल का तो वॉरेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, जो अंतिम होगा वही फर्स्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो यही हो जाएगा प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है कैनिंग के समय में ही 1858 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद ला दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान करिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। अगर पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर कौन था तो और प्रथम कौन था तो यह हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1829 में क्या हुआ था तो यह हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा को समाप्त किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही। इसके पहले राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किसका स्थापना की थी तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी ये दो प्रमुख पत्रिकाएं जो है ये किसके है, राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो के बारे में जानते होंगे। लॉर्ड मिंटो, अगर मिंटो प्रथम रहता तो इसके समय में अमृतसर की संधि हुई थी। अगर प्रथम रहता तो अमृतसर की संधि हुई थी, किसके बीच हुई थी तो राजा रंजीत सिंह जो कि शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे, राजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी बताइएगा, कब हुई थी तो हुआ था 25 अप्रैल 1809 को। 1809 को हुआ था, किसके बीच, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था अमृतसर की संधि। ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आता है मिंटो द्वितीय तो मिंटो द्वितीय के बारे में तो जानते ही होंगे। 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले जो था यह क्या था, सचिव था, और मिंटो क्या था, वायसराय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास के द्वारा। इन्होंने 1 जनवरी 1923 को क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर के, चित्तरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने CR दास ने गए अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कहाँ हुआ था, 1922 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। बिहार में 3 अधिवेशन हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 3 अधिवेशन हुए हैं, 3 अधिवेशन। पहला जो था यह हुआ था बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना में। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था यह 27वां अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा 27वां था। जबकि 37वां पूछा जाए यह कहाँ हुआ था तो गया में हुआ था, इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। और तीसरा हुआ था रामगढ़ में, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, रामगढ़ जो है रामगढ़ जो झारखंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्षता किसने किया था तो यह किया था 1940 में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए ध्यान रखिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं। MG रानाडे ने किसकी स्थापना की थी तो पूना सार्वजनिक सभा की, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी MG रानाडे ने। और इसके साथ ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। VD सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और इन्होंने ही 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ की स्थापना की थी, मित्र मेला संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम बदल करके 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नाम कर दिया गया था, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी बात की जाए, इनकी पुस्तक का नाम क्या था VD सावरकर के, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस VD सावरकर की पुस्तक है। आप जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी की पुस्तक क्या है, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ की पुस्तक है।
ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए एमजी रानाडे के राजनीतिक गुरु कौन थे, एमजी रानाडे के राजनीतिक गुरु कौन थे, ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो 2 लोगों के गुरु थे, एक तो थे एमजी रानाडे के और एक थे महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव में दान देने की प्रार्थना की थी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को देख लीजिए, यह हो जाएगा, बताइएगा आप लोग, यह हो जाएगा बालपुत्र देव, बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत किसने नहीं की, यह क्या बताएं इसके बारे में, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। किसके दरबार में रहते थे, तो पहले तो घनानंद के दरबार में रहते थे, लेकिन उनके दरबार से बाहर निकाल दिया गया था, फिर बाद में प्रधानमंत्री बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है, बताइएगा। यह संबंधित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। इसका जो संबंध है राजनीतिक से संबंधित है और प्रशासनिक विवरण इससे मिलता है। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, आप लोग बताइएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यह हुआ था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का तारीख था, 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना की गई थी। इस समय मुगल शासक अकबर था। मुगल शासक कौन था, अकबर था। आप लोगों को पता है अकबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1606 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले जो आया था ये जहांगीर के दरबार में आया था, कौन आया था बताइएगा आप लोग, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर। इंडिका का लेखक कौन है, तो यह सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार का को। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, बहुत ईजी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। प्रथम पूछा जाए 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 1556 में अकबर और हेमू के बीच द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो यह बनवाया था अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर नहीं है, कौन सा शीत महासागर नहीं है, कनारी नारी, नारी क्या होती है, बिल्कुल शांत होती है, ठंडी होती है। हम्बोल्ट, आयोसियो, अंगुलहास, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुलहास। हम इसको इस तरह से याद कर रखें, ग से जो बड़ा आया था मैं इसी से याद कर लूँ, गरम। अंगुलहास जो है गरम है। और कहाँ पाया जाता है अंगुलहास धारा, तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। जबकि कनारी जो है यह है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ओयोसियो या प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट भी क्या है, यह भी क्या है, ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है, गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। मालदीव की राजधानी मालाबो, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। माना दर्रा नीति दर्रा कहाँ है, माना दर्रा नीति दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा यह सब है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। जो जिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा बड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था, आजीवकों ने। अशोक ने दान किया था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था बिंदुसार, अशोक का पिताजी बिंदुसार।
निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, यह सबसे पहले यहाँ से ज्वालामुखी निकला था 1787 ईस्वी में, जो कि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। नीरी स्थित है नागपुर में। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? अपना वन अपना धन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जनजाति गुजरात राजस्थान में होता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोंडा केरल नहीं। नीलगिरी की पहाड़ी पर, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, टोडा जनजाति बहुविवाह प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है? यह हो जाएगा चादरी अबरख में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो कार्यकाल है जो फिक्स नहीं होता, इससे वेतन नहीं मिलता है और यह संसद के में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। बताइएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 2008 में। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक कौन है? बताइएगा। एम.एस. स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन का संबंध हो जाएगा श्वेत क्रांति से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नकरसे से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? सामाजिक सुरक्षा हेतु। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन। कहाँ है कुलगाड़ी? बताइएगा। कर्नाटक में। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ऑप्शन को देख लीजिए। किन पेटी में पाया जाता है? यह पाया जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अवस्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइएगा कहाँ अवस्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। रेगुर किसका नाम है? यह काली मिट्टी का कपास के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में वाले क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण होता है किसके से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से होता है। बेसाल्ट चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की संख्या 89, नक्षत्र की संख्या 27। ब्रह्मांड वाला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वह हुई थी गेहूं की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बताइएगा। तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार कितने राज्यों से होकर के गुजरती है भारत में? बताइएगा। ग्रीनविच रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में? बताइएगा।
तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो माही नदी। माही नदी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? कौन सा तप्त स्थल है बताइएगा? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसको मैं बिल्कुल याद करवाने की आप लोग को कोशिश की थी वो वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। इसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, भूमध्य रेखा पे निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गिब्बन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इस तरह से हमने उसे याद करवाया था। अगर याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। यह किसके दिमाग की उपज थी? तो सोहन सिंह भाखना के दिमाग की उपज थी। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन 1992, इसका संबंध किससे है बताइएगा? यह है पंचायती राज अधिनियम से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। संविधान सर्वोच्च है। संविधान का 3 अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। ये होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, वही नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इसका वर्णन है। और इसे जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वही मूल कर्तव्य का चर्चा है भाग 4 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 316 वन के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था इसकी स्थापना। ध्यान रखिएगा, अगर लोक सेवा आयोग पूछा जाए तो 1926 में उसकी स्थापना हुई थी, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। लोक सेवा आयोग की बात कर रही हूँ मैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रावधान है, यह हो जाएगा ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। नेक्स्ट कौन चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है बताइएगा? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हुंडको का अर्थ क्या होता है? हुंडको का अर्थ क्या होता है? इसकी स्थापना जो की गई थी 1970 में की गई थी। इसका अर्थ क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था? 5.6% तक। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं तो यह कृषि क्षेत्र में। इसी में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था भाग 4 के क में। कब? आगे ही हमने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रारंभ में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? यह बढ़ाया गया था 31वें संविधान संशोधन के द्वारा।
31वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया। इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया। यह हो जाएगा नगर और छोटे शहरों को। नगर और छोटे शहरों को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को तो पता ही है, गणतंत्र दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? यह है 65 वर्ष। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? यह प्रदान करता है चुनाव आयोग। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, बताइएगा कौन होते हैं? या पार्लियामेंट के जो भी संसद के सदस्य होते हैं वो सब वोट करते हैं। एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। इसे आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर को मिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसे देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का जो आंसर हो जाएगा, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? जीके जी से प्रश्न है। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? होम रूलिंग की स्थापना की थी। और पहली महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब बताइएगा? 1917 में। कहाँ की थी वो आप लोग बताइएगा। 1925 में कौन की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबी काफ़ी बन गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा इसमें किया गया है। तो बच्चों की बात हो रही है तो यह हो जाएगा आर्टिकल 24। महिलाओं के बलात्कार श्रम बेगारी हो जाता है 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि से यह हो जाएगा राष्ट्रपति को, लेकिन मानने के लिए कोई फोर्स नहीं है इनको। 143 में इसका चर्चा किया गया है। वह बताने के लिए बाद है, नहीं मानने के लिए बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? वह हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, किसके निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप यह अवस्थित है पुलिकट झील के पास। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सिजदा को प्रारंभ किया था बलबन ने, जबकि समाप्त किसने किया है? तो शाहजहां ने। इनके काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर को काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? पता होगा। सबसे पहला किला कहाँ बनवाया था? मद्रास में। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। भारत में सबसे छोटा दिन होता है, यह होता है 21 दिसंबर को। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर। अपसौर कब होता है? अपसौर 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर होता है। इस दिन क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी काफ़ी बढ़ जाती है और इस रेखा को कहते हैं एपिसाइड लाइन। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
नर्मदा ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, पता ही होगा। बंगाल की खाड़ी में पूछे जा रहे हैं कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह हो जाएगा महानदी। महानदी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो महानदी पे ही। चंबल जो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है, तप्त ग्रह कौन है, यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाले जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। 94 नंबर प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग बताइएगा। वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। इसका जो राइट आंसर मैं बताती हूँ, इसका राइट हो जाएगा 8.1%। आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जमा पूंजी। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, किरचॉफ का नियम यहाँ पे लागू होता है। जो अच्छा अवशोषक होता है वह अच्छा उत्सर्जक भी होता है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक होता है लेकिन अच्छी परावर्तक होता है। 98 नंबर विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल स्रोत है, यह हो जाएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है, ये घटती है, घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो यह की है थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। जबकि प्रोटॉन की खोज बताइएगा तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है प्रोटॉन की खोज। जबकि व्याख्या किसके द्वारा किया गया है, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई है, चैडविक के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।